Hello and good evening, everyone. This is Dr. S.K. Jha on the platform of ICRAIS. Today we are going to take up Economic Survey 2023-24. आर्थिक समीक्षा, जो कि एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिससे पिछले वित्त वर्ष में जो आर्थिक मोर्चे पे जो हमारा परफॉर्मेंस है उसका एक विश्लेषण है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। चूँकि ये बहुत ही ऑथेंटिक है, इसलिए इस पे हमें रिलाई करना हो और इसको बेस बना करके ही आप अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए करेंगे। न सिर्फ ये हमारा जो पिछले साल का परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताता है, बल्कि जो आगे आने वाले समय हैं उनके बारे में जो सजेशन या सुझाव देने की बात होती है। एक एक पक्ष को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एनुअल डॉक्यूमेंट है और एक समय में 1950-51 में इसकी शुरुआत हुई थी और बजट अब तो 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है, तो पहले बजट के साथ ही इसे प्रस्तुत किया जाता है था। लेकिन 1964 के बाद ये बजट से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले ये प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें हर एक क्षेत्र में हमारी कैसी प्रगति रही, हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। लेकिन सेक्टर वाइज, चैप्टर वाइज जाने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि, जो बैकग्राउंड है, उससे समझना पड़ेगा। 2023 और 24 ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हर एक स्तर पे बदलाव हो रहा है। पूरे वर्ल्ड इकॉनमी, पूरी दुनिया जो है जियो पॉलिटिकल से अब जियो इकॉनमी पे जा रही है। कई जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है और बहुत तरह के इश्यूज हैं। जैसे आप देखो कमोडिटी प्राइसेस जो है पूरी दुनिया में ज़्यादा है, पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लेशन है। तो इस बैकग्राउंड में हमारी सरकार जो है सही काम कर रही है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के बजट में हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा कि इंडियन इकॉनमी हैज़ फुली रिकवर्ड, यानी पूरी तरह से हम रिकवर कर चुके हैं और हमें जो है मोमेंटम को लूज़ नहीं करना है। और जिस रफ्तार से भारतीय इकॉनमी ग्रो कर रही है वो मोमेंटम अगर मेंटेन रहा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फ्यूचर बहुत ही अनसर्टेन है, लेकिन एजम्पशन है कि अगर हालात सही रहे तो जिस स्पीड से हम आगे बढ़ें तो 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाएगी। तो संदर्भ जो है यही है कि बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करें जो इकॉनमी के जो वेरियस पैरामीटर हैं, यानी जिनके सहायता से हम लोग जज करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करें स्टेट ऑफ द इकॉनमी, जिसमें ओवरऑल हर एक सेक्टर के बारे में बताया गया है, एक ओवरव्यू है। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है स्टेट ऑफ इकॉनमी। स्टेट ऑफ इकॉनमी, तो जो हाईलाइट्स हैं उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहला बताया गया है कि भारत का जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 8.2% रहा, नॉमिनल नहीं, रियल। तो 8.2% रहा, जो कि बहुत ही बेहतर है। जो पिछले 4 क्वार्टर में 8% था उससे ज़्यादा। और इस रफ्तार से ज़रूरी है हम बढ़ें। और अब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ की, यानी एक ऐसा ग्रोथ दैट कैन बी सस्टेन फॉर लॉन्ग। अगर बहुत टेक्निकली जाओगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल ग्रोथ, यानी ऐसा ग्रोथ दैट कैन बी सस्टेन इन द लॉन्ग टर्म, सो दैट वी कैन गेट द टारगेट ऑफ विकसित देश और डेवलप कंट्री एंड मोर ओवर ट्राइंग टू बिकम वेरी फास्टली द 3rd लार्जेस्ट कंट्री, सरपासिंग जर्मनी एट 4th एंड जापान एट 3rd। तो पहले तो हमारा जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारा अनुमान है कि 2030 तक भारत जो है तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, यानी जापान को पीछे छोड़ देगी। लेकिन अभी जो चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उससे जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, उनका कहना है कि 2030 नहीं, ये 2027 तक जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब दुनिया में जितने भी चैलेंजेस हुए तो आर्थिक समीक्षा का जो सुझाव है कि गवर्नमेंट को अब काम करना होगा कॉम्प्रिहेंसिव मैक्रो लेवल पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बहुत बड़े स्केल पे,
जिसमें हर एक क्षेत्र को क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाए। क्योंकि कोई भी क्षेत्र, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, कोई भी क्षेत्र पीछे ना छूटे। क्योंकि एक अगर सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा तो फिर ये भारत के ओवरऑल ग्रोथ को प्रभावित करेगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रैटेजी की ये बात कर रहा है। अब हम बात करें तो रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2%। उसके बाद जो है जीवीए जो है ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका जो ग्रोथ रहा है वो रहा है 7.2%, और वो भी 2011-12 के बेस प्राइस पे। यानी जो हमारा बेस ईयर है जीवीए को कैलकुलेट करने का, जो 2011-12 है, तो उस कीमत पे, उस प्राइस पे हमारा जो जीवीए का ग्रोथ रेट है वो 7.2% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना गया है। और ख़ास करके अगर हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें इंडस्ट्री, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बहुत बेहतर है। उसके अलावे जो नेट टैक्सेस कलेक्शन है वो जो है तकरीबन 19 ये इतना ज़रूरी है क्योंकि टैक्सेशन से अगर इनकम बढ़ता है तो इसके कारण क्या होगा, सरकार की जो निर्भरता अन्य स्रोतों पे है, जैसे बाजार सुधारीकरण, जिसे आप राजकोषीय घाटे के रूप में जानते हैं, तो उस पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी। और ये भी एक कारण हो सकता है कि इस साल सरकार ने विनिवेश पे कोई जोर नहीं दिया है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है कि अगर टैक्स कलेक्शन चार्जेस अगर बढ़े हैं, यानी कांस्टेंट प्राइस पे 19% से अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि भारत में टैक्स कल्चर आया है, भारत में टैक्स का बेस क्या हुआ है, बढ़ा है। और अन्य कारण भी है जिसके कारण जो है, यानी कि टैक्स अथॉरिटीज भी जो हैं वो सही काम कर रहे हैं, टैक्स फील्ड में जो करप्शन है वो भी काफ़ी कम हुआ है। तो ये सारे सूचक हैं और इसका जो नतीजा है कि भारत का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ा है कितने से, तो 19.1% एट द कांस्टेंट प्राइस। तो ये भी पैरामीटर जो है काफ़ी सही लग रहा है। अगला जो मोर्चा है, नेक्स्ट पैरामीटर जिस पे बात की गई है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। जब से 2022 में फरवरी में यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद कच्चे तेल का दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेज़ी से बढ़ा। भारत पे थोड़ा प्रभाव कम इसलिए पड़ा क्योंकि रशिया ने हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल सप्लाई किया, और न सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े बल्कि पूरे दुनिया में फूड इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइसेस दे वर वेरी वेरी हाई। और इसके कारण जो कहा जाता है ग्लोबल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो है सिर्फ भारत का ही केस नहीं है, पूरे दुनिया में हर एक जगह महंगाई है, जबकि भारत में जो महंगाई की दर है अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी कम रही है। जितने भी आपके विकसित देश हैं वहाँ पे महंगाई की दर डबल डिजिट में रहा है। अगर हम बात करें टर्की की तो 32% है, पाकिस्तान की बात करें 47% है। तो ये इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना। और इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच आपको संबंध पता है कि ग्रोथ एक ज़रूरी कंडीशन है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रोथ, ये इन्फ्लेशन की दर को 2 से 6% के बीच में रखा जाए। जो आपने शायद पढ़ा होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी इन्फ्लेशन की दर को 4% पर रखना है, और आरबीआई को ±2% का छूट दिया गया है। लेकिन इसके बाद अगर महंगाई की दर 6% को क्रॉस कर जाए तो फिर जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच जो रिलेशन है इट बिकम्स इनवर्स, यानी हाई इन्फ्लेशन इज गोइंग टू हर्ट द ग्रोथ रेट वेरी वेरी बैडली। यानी ग्रोथ हमारा की फैक्टर है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, पोटेंशियल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि महंगाई की दर को इसके दायरे में रखा जाए। अब इसके कारण आरबीआई ने निरंतर क्या किया कि रेपो रेट को बढ़ाया, और 5 बार रेपो रेट बढ़ाया। जो 4% था जब लड़ाई शुरू हुई थी वो बढ़ के 6.5% हो गया, और अभी वो 6.5 ही है। तो सरकार का कहना है, आर्थिक समीक्षा, क्योंकि आंकड़े जो है 2-3 महीने पुराने ही हैं, जुलाई में आया है, लेकिन सरकार का कहना है कि महंगाई की दर जो है तो जो तकरीबन 7.2%, यानी 6% ज़्यादा, यानी 7.2% से अब जो है 7.2% से अब ये 5.4% पे आ चुका है, यानी ये अपने रेंज में आ चुका है। तो ये तो 3 महीना पुराना आंकड़ा है। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो ये जो है रिटेल इन्फ्लेशन, जिसका मापन हम करते हैं, जिसको मेजर करते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया,
तो उस पर जो है ये महंगाई की दर है, रिटेल इन्फ्लेशन, ये आपका अपने रेंज में है और बिल्कुल अपना जो स्टैंडर्ड है 4% उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए लोगों की जो उम्मीद है आरबीआई से कि आरबीआई के पास अब सही वक्त है कि रेपो रेट को कम करे, जिससे कि घरेलू पूंजी की उपलब्धता बढ़े और साथ साथ जो पूंजी सस्ती हो, हमारे लिए लोन लेना सस्ता हो, और इसके कारण क्या होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू क्राउडिंग इन इफेक्ट, कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं वो इन होंगे और वो जो है बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, इसके जो कारण है वो बैंकिंग सेक्टर में डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो है अगला पैरामीटर जो है, जो कि करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। अब किसी भी कंट्री का दो फ्रंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इंटरनल फ्रंट पे हमारी अर्थव्यवस्था कैसा काम करी है उसका मेजर हम करते हैं फिस्कल डेफिसिट से, राजकोषीय घाटा, और एक्सटर्नल फ्रंट पे हम कैलकुलेट करते किससे, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट। और अगर किसी कंट्री में ये दोनों डेफिसिट है तो फिर जो है उसे कहा जाता है ट्विन डेफिसिट। यानी एक कंट्री अगर ट्विन डेफिसिट से जूझ रहा है, इसका मतलब ऑन इंटरनल फ्रंट फिस्कल डेफिसिट भी है और एक्सटर्नल फ्रंट पे करेंट अकाउंट डेफिसिट भी है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जो 2023 में, मैंने से 2023 का मतलब पिछला साल, ये जो है करीब जीडीपी का 2% था, 2% ऑफ जीडीपी, जो कि अब घट के आ गया है 2024 में सर्वे के मुताबिक ये घट के आ गया है 0.7%। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि हमारा सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम अब जो है बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करें। पहले हम जिन सब चीज़ों का आयात करते थे उसका अब हम निर्यात करें, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका एप्पल। एप्पल जो फ़ोन है पहले चाइना में बनता था और वहाँ से हम आयात करते थे, वो हमारे इंपोर्ट का हिस्सा था। अब एप्पल ने अपनी फैक्ट्री को चाइना से इंडिया मूव कर दिया, अब इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अब हमारा इंपोर्ट कम हो गया और साथ साथ इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है और वो निर्यात भी हो रहा है। तो जहाँ हम आयात करते थे अब हम निर्यात करें। तो एक तो ये है। दूसरा जो पेन प्रॉब्लम है, अच्छी बात है कि भारत में उन सब चीज़ों को अब हम खुद बनाना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं जहाँ पे हम आयात करते थे। एक बड़ा सेक्टर वो भी है डिफेंस आइटम, रक्षा का सामान। इंडिया जो है लास्ट ईयर हमने सोचा भी नहीं था कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट था वो 15,000 करोड़ को टच कर गया, 15,000 करोड़ का, और ये दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इस सेक्टर पे भी सरकार का विशेष जोर है, आगे भी रहेगा। लेकिन जो गेम चेंजर है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा। अगर आप इस साल की बात करें तो ये हमारा जो निर्यात था वो था $148 बिलियन। अब ये $148 बिलियन ये पिछले साल का आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसमें करीब $84 बिलियन जो था कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी सेक्टर। अब $148 बिलियन इज सच अ बिग अमाउंट। आप कंपेयर करो, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इज सऊदी अरब, और सऊदी अरब का इसी दौरान टोटल जो एक्सपोर्ट रहा है अराउंड $110 बिलियन, $110 बिलियन। तो ये बहुत बड़ा है और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इस बार जो है 2024 में इसका आंकड़ा बढ़ के हो गया $341 बिलियन, मोर देन डबल। तो बेसिकली एक्सटर्नल फ्रंट पे ट्रांसेस जो अप्रवासी भारतीय पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ मिले या ना मिले भारतीय मिल जाएंगे, तो वो वहाँ पे हैं, वहाँ पे कमाते हैं और अपने इनकम का एक हिस्सा भारत भेजते हैं। तो उनके द्वारा जो प्राप्त जो हमारा रेमिटेंसेस है, जो डॉलर है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल वर्ल्ड बैंक जो है कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, तो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो 2023 में ये आपका जो है तकरीबन था $120 बिलियन। ये बहुत ही ज़्यादा है। अब ये कितना ज़्यादा है कि सेकेंड नंबर पे कंट्री है आपका मेक्सिको, ठीक है, उसका 57 है, ठीक है, या 64 है। तीसरे पे से चाइना है, 57 है। तो हम बहुत आगे हैं और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण भी हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या हुआ, कम हुआ है। आने वाले समय में भारत के लोगों का भारत के प्रति जो लगाव है
वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो रेमिटेंसेज जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जो है ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, ये हमारा कम हो गया है। ये हमारा 6.4 से घट के 5.6% पे आ गया है। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, जो उम्मीद है 2027-28 या 28-29 तक जो FRBM का सुझाव है कि राजकोषीय घाटे को GDP के 3% पे लाया जाए, तो उम्मीद है वो हम प्राप्त कर लेंगे, प्रोवाइडेड कोई बड़े स्तर पे बदलाव ना हो, चाहे घरेलू मोर्चे पे चाहे वैश्विक मोर्चे पे। अब जैसे मान लो कोरोना जैसी नौबत फिर आ गई, तो उसमें फिर से सारे आंकड़े क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद जो है भारत के टोटल GVA में तीन सेक्टर में ये तकरीबन जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी मेनली एग्रीकल्चर, तो इसका योगदान है करीब 17.7% भारत के टोटल GVA में। 18 मान लो, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान है तकरीबन 27.6%। और तीसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी है वह है सर्विस सेक्टर, 54.7%। अब ये जो है, ये जो इसका मतलब ये है कि भारत में सेवाओं का उत्पादन जो है वस्तुओं के उत्पादन से ज़्यादा हो रहा है। और समीक्षा कहता है कि ये जो हमारा प्री पेंडेमिक लेवल है, यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन से पहले का जो असर था 55%, वहाँ पे हम पहुँच गए। बीच में आंकड़े गड़बड़ा गए थे, मतलब बैलेंस चेंज हो गया था, तो 55% तकरीबन सर्विस सेक्टर का। और यही कारण है कि सर्विस का सेक्टर का ग्रोथ। अब लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन में जो सर्वे कहता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित सेक्टर था वो सर्विस सेक्टर था। अब सर्विस सेक्टर को भी इस बार दो पार्ट में बांटा गया है। एक सर्विस वो है जहाँ पे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे रेलवे, मेट्रो, एयरवेज, हॉस्पिटैलिटी, होटल जिसमें सबसे मेन है। तो जहाँ पे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। आप भी देख सकते हो, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह बंद था, बसेज बंद थे, मेट्रो बंद था, एयरवेज बंद था, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन उसका दूसरा साइड है कि सर्विस में वो सारे सर्विस जहाँ लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। और बेसिकली इसके लिए तो वो कहा जाता है प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लॉकडाउन जो है एक वरदान के रूप में आया और भारत में कल्चर आया वर्क फ्रॉम होम, न्यू एवेन्यूज वेर क्रिएटेड, और घर से जो है बहुत सारे काम लोग कर रहे हैं, कमिंग अंडर सर्विस सेक्टर। अब जो है एक कल्चर आ गया है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खास करके जो सॉफ्टवेयर IT सेक्टर, अब वहाँ पे देखिए, अब ऑफिस आना बहुत कंपल्सरी नहीं है, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए आपको क्या होगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, और एम्प्लॉय भी प्रेफर करते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो ये एक कल्चर आया। आपने देखा होगा ड्यूरिंग द लॉकडाउन लोगों ने सर्विस सेक्टर का इस्तेमाल करके, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके हैं उसका इस्तेमाल करके, ना जाने कोई टीचिंग कर रहा है, कोई योगा सिखा रहा है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, सडनली देखिए ब्लास्टेड कहा जाता है। तो सर्विस का दोनों साइड है। तो जहाँ पे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो वो तो फला फूला, लेकिन जहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं वो पूरी तरह चौपट हो गया। लेकिन अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका है, यानी सर्विस सेक्टर हैज़ रिकवर्ड फुल्ली, और जो है प्री पेंडेमिक लेवल पे वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब तो सबसे सरप्राइजिंग है वो ये है, अब सेकेंडरी सेक्टर जिसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ी बहुत अगर आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी हो कि इंडिया का 91 के बाद जब भारत में आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए तो अचानक से क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर बूम कर गया। अगर हम सही वर्ड यूज करें तो ब्लास्ट कर गया, खास करके 94-95 के बाद, और उसके बाद वो देश का ड्राइवर बन गया। यानी भारत का जो ग्रोथ थ्योरी है, भारत का ग्रोथ रेट मोरलेस बहुत अच्छा है। उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है तो सर्विस सेक्टर का। लेकिन सर्विस सेक्टर क्या है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जिसको हम कहते हैं पूंजी प्रधान। और जैसे जैसे समय बीत रहा है इट इज़ बिकमिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव, यानी पूंजी प्रधानता बढ़ती जा रही है, जहाँ पे जो मशीनरी है वो लेबर को रिप्लेस कर रहा है। और अभी तो आपने सुना होगा AI की बात हो रही है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन ये जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है।
इसलिए इंडिया की स्थिति जो है, इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं है, और इसलिए सरकार की आलोचना होती है। तो अगर हम दो तरह के ग्रोथ की बात की गई है सर्वे में, पहला जॉबलेस ग्रोथ, जिस पे ना जाने कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जॉबलेस ग्रोथ, और एक होता है ग्रोथ विद जॉब। ग्रोथ विद जॉब, सरकार की आलोचना होती है कि आपका ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि भारत का जो ग्रोथ है इट्स मेनली बिकॉज ऑफ टर्शरी यानी सर्विस के कारण, क्योंकि सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर कम है, और हम चाहते हैं जॉबलेस ग्रोथ से कहाँ जाना, ग्रोथ विद जॉब। ये तभी पॉसिबल है जब कंट्री का ड्राइवर होगा सेकेंडरी सेक्टर, खास करके मैन्युफैक्चरिंग 2014 में सरकार लेके आई मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। उस वक्त भी हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जो है वो इतना ही था, आज भी इतना ही है। तो आंकड़े यही सजेस्ट कहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अब ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सबसे अधिक चांसेज हैं, उसको प्रमोट किया जाए। और इस संदर्भ में सर्वे रिपोर्ट करता है कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इस साल वो ग्रो किया है किस रेट पे, 9.9%। ये पहली बार हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का जो है वो बहुत तेजी के साथ अब बढ़ा है, और ये अब धीरे धीरे ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बनता जा रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ का ड्राइवर हो, यानी ग्रोथ के पीछे अगर इसका योगदान सबसे ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली हम कहाँ से ले जाएंगे, जॉबलेस ग्रोथ से ग्रोथ विद जॉब, तभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये अब जो है पिछले 10 साल की जो सरकार की मेहनत है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, पॉलिसी में हो, व्हाटएवर दे आर, ठीक है, अब उसका प्रभाव पड़ने लगा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट कहता है कि हार्डली 7 से 8 स्टेट हैं, दे कैन बी कॉल्ड प्रोडक्शन स्टेट, और बाकी जो स्टेट हैं दे हैव फेल्ड टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, यानी दे हैव रिमेन इन द कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन स्टेट, वहाँ सिर्फ कंजम्पशन होता है, दे डोंट प्रोड्यूस। यानी अभी भी हम अपनी क्षमता से बहुत ही नीचे काम करें। तो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स दे विल हैव टू कम फॉरवर्ड, दे विल हैव टू प्रमोट सेकेंडरी सेक्टर, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग। अभी भी भारत में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगने का काम शुरू ही नहीं हुआ है। जब तक बड़े इंडस्ट्री नहीं लेंगे, रोजगार के अवसर क्रिएट नहीं होंगे, एंड वी विल फेस द सेम सिचुएशन, जॉबलेस ग्रोथ। तो ये जो सर्वे है एक उम्मीद की किरण लेके आया है, और गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि अब जो है ड्राइवर ऑफ ग्रोथ जो है, जो पहले सर्विस सेक्टर था, अब वो सेकेंडरी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडियन इकॉनमी। इसके अलावे जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले नोटबंदी हुई थी, तो एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, वो था कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। आप सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है वो रियल एस्टेट में, और ब्लैक मनी के इस्तेमाल होने के कारण जो है रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो बहुत ही ऊपर चला गया, और इतना ऊपर चला गया कि आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया। कल भी मैंने बजट में बताया था कि बजट का जो एक थीम है वो है मिडिल क्लास इनकम ग्रुप, और कोई भी बिजनेस जब तक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के दायरे में रहता है तभी तक वो आगे बढ़ेगा। अब उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए कि आम लोगों के पहुंच से दूर हो गया, नतीजा ठीक है इसका डिमांड पे असर पड़ा। अब रियल एस्टेट का प्राइस अगर 10% भी कम हो गया तो उसके बाद जो है फिर भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखो, आपका जो यूपी का शहर है नोएडा में तकरीबन 4,80,000 फ्लैट्स आर रेडी टू मूव, मतलब तैयार है, पे करो और मूव करो। प्राइसेज हैव कम डाउन बाय 10%, बट देयर इज नो बायर, देयर आर नो बायर्स। तो ये कारण है, ठीक है। उसके बाद एक तो नोटबंदी के कारण जो है, दूसरा आपका ये कोविड-19। अब अगर रियल एस्टेट सफ़र करता है तो रियल एस्टेट में दो चीज़ों का यूज बहुत ज़्यादा होता है, और भारत के जो 8 कोर सेक्टर हैं उसमें ये दोनों भी है, सीमेंट भी है और आयरन भी है। इसलिए 8 में सबसे पुअर परफॉर्मेंस इसी दोनों का है। तो सारी चीज़ें आपस में लिंक है। लेकिन इस बार रिपोर्ट किया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें तेजी आई है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो भी आपका 9.9%, ये भी बराबर है, तकरीबन 10% के रेट पे जो है
और भारत के तकरीबन 30 बड़े शहरों में करीब 4 लाख से ज़्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स बेचे गए हैं। 30 बड़े शहर में, छोटे शहर को नहीं लिया गया है। यानी फिर से जो है रियल एस्टेट का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये भी एक अच्छा साइन है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर भी रोजगार के अवसर पैदा करने में काफ़ी हद तक सक्षम है। एक तो ये भी है। उसके बाद अब बात करें जो सबसे मेन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट में हमने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट है वो बजट में फिक्स किया गया है 11,11,111 करोड़, जो पिछले साल से ज़्यादा है। लेकिन ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये सरकार की तरफ से। क्या भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी सक्षम है? क्या वो भी सक्षम है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे? तो वो भी सक्षम है। अब तो भारत के प्राइवेट सेक्टर बहुत ही पावरफुल हैं। तो बजट और सर्वे कहता है कि अब भारत में क्या हो रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है पिछले साल सरकार के द्वारा वो तकरीबन 9.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़, 9.5 लाख करोड़, जबकि टारगेट था 10 लाख करोड़ का। ये तो चलो पूंजी निर्माण जो सरकार करती है। लेकिन अब जो है ईयर टू ईयर बेसिस पे जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो अचानक से क्या हुआ है, बढ़ गया है। यानी प्राइवेट सेक्टर ये बहुत ज़्यादा अब जो है पहले की तुलना में कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी देश को आगे बढ़ाने वाला खर्चा। तो इसके कारण जो है अर्थव्यवस्था को गति मिली है, मोमेंटम हैज बीन जनरेटेड। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स दे आर गोइंग टू प्ले अ की रोल फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ इंडिया। इस चीज़ को एडमिट किया गया है कि बिना प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के ये जो मोमेंटम जनरेट हुआ है कि हम जो है 2027 तक विकसित देश में कन्वर्ट होंगे, तो ये संभव नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर्स नाउ दे हैव स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। अब इसको हम कहते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। यानी गवर्नमेंट का कहना है कि हम फ्रंट से लीड करेंगे। पहले हम जो है जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडवेज हो, रेलवे हो, बिजली हो, कम्युनिकेशन हो। और उसके बाद एक बार जब इन्वायरमेंट हो जाए कंड्यूसिव, तो फिर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करेगा। और अब ये होना शुरू हो गया है। और पिछले साल बहुत ज़्यादा मात्रा में तकरीबन ईयर टू ईयर ग्रोथ जो है वो मान के चलो 28% का ग्रोथ है। ईयर टू ईयर की बेसिस बात करें कि प्राइवेट जो कहा जाता है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उसमें 28% की वृद्धि हुई है। आई होप कि ये जारी रहे एंड मोर प्लेयर्स दे कम फॉरवर्ड। इसका मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो अपना पैसा कहाँ से मेंटेन करें, कहाँ से मैनेज करें। तो ये बैंकिंग में थोड़ा सा उनका तरीका बदला है, जिसका संबंध बैंक से भी है। इसके अलावा भारत सरकार राज्य सरकारों को बहुत तरह का मदद पहुंचाती है, लेकिन देखा गया कि राज्य सरकारें जो है उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करती थी। लेकिन जब केंद्र सरकार की पॉलिसी टफ हुई, गाइडलाइन जारी किए गए, तो अब जो राज्य सरकारों के द्वारा जो किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट, तो उनका जो फिस्कल डेफिसिट है राज्यों का, उसमें कमी आई है, जो इस चीज़ को शो करता है कि राज्य सरकारों का जो स्पेंडिंग है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता काफ़ी कम आई है। ठीक है, तो ये आपका जो था ये स्टेट ऑफ द इकॉनमी, यानी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सही दिशा में हैं। लेकिन बात वही है कि एंड एंड इट्स अ डेमोक्रेसी। 5 साल में एक बार तो मुलाकात होगी। गवर्नमेंट निश्चित रूप से अपने अचीवमेंट को हाईलाइट करती है, और जहाँ पे सरकार की फेल्यूर है, जहाँ सरकार सही ढंग से नहीं काम कर पाई है, तो उन सब चीज़ों को नहीं बताया जाता है। ये हर एक सरकार में ये चीज़ आप देखोगे। हम लोग अब मूव करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम लेते हैं बैंकिंग, यानी चैप्टर 2। बैंकिंग यूनिट जो है ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं और थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। जिस चैप्टर को नाम दिया गया है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ओके, बैंकिंग सेक्टर कहा जाता है एक की रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और एवरी कंट्री। अ साउंड बैंकिंग सिस्टम इज अ की। क्योंकि बैंक क्या करता है, दे आर कॉल्ड रिसोर्स मोबिलाइजर। एक व्यक्ति के सेविंग को दूसरे के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। इट इज गोइंग टू लिंक टू रीजन, इट इज गोइंग टू लिंक टू स्टेट एंड नाउ इट इज टू कंट्रीज एज वेल।
तो एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली बहुत ज़रूरी है किसी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आपने देखा होगा 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अमेरिका शुरू हुआ, जो बैंकों से संबंधित था, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी पटरी से उतर गई थी। तो भारतीय बैंकों की क्या स्थिति है, भारतीय बैंकों का क्या परफॉर्मेंस है? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें आरबीआई का। आरबीआई की क्या समस्या है? अब आरबीआई ने जो है बैंक जो लोन देती है, बैंक जो लोन देती है, जरा उसका तरीका देखो। अब यहां पे आरबीआई है और यहां पे कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, और यहां पे भारत के आम लोग हैं। तो आरबीआई एक कंसेप्ट लेके आई, एक्सटर्नल बेंचमार्क, यानी जो हमारा संबंध बैंक से है, बैंकों का वही संबंध आरबीआई से है। यानी आरबीआई ने बैंक जो लोन देती है पब्लिक को, जिसपे जो ब्याज चार्ज करती है, दैट इज कॉल्ड लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट, इसको जोड़ दिया गया किससे? रेपो रेट से। और रेपो रेट कौन तय करता है? तो ये आरबीआई तय करती है। यानी बैंकों के लिए जो रेपो रेट है, ये इंटरनल फैक्टर नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, नेम एज एक्सटर्नल बेंचमार्क। यानी इसका मतलब कि अब आरबीआई को बैंक के ऑपरेशनल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। दे हैव टू मूव अलॉन्ग विद द रेपो रेट, यानी आरबीआई के हिसाब से वो चलेगी। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती है तो बैंक को क्या करना है? इसको बढ़ाना है। अगर इसको घटाया जाएगा तो बैंक फिर इसको भी क्या कर घटाएगी। नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विद द बैंकर। जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो ये 4% था, लेकिन बार बार करीब 5 बार आरबीआई ने बढ़ाया और ये 6.5 हो गया। आरबीआई ने एक्सक्यूज दिया। एक्सक्यूज का सही कारण था कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हमने ये क्या किया? रेपो रेट बढ़ाया, दैट्स फाइन। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना महंगा हो गया। नतीजा, हम लोग जब बैंक से लोन लेते हैं वो महंगा हो गया, चाहे आपके घर का लोन, चाहे आपका पर्सनल लोन, चाहे आपका कोई भी लोन। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो न सिर्फ गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक विल बी कॉस्टली, बट ऑल्सो इट विल लीड टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल, यानी घरेलू पूंजी की उपलब्धता कम हो जाती है। जबकि ग्रोथ के लिए क्या है? भारत सरकार की ग्रोथ थ्योरी कहती है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड सफिशिएंट कैपिटल, यानी पूंजी की उपलब्धता पर्याप्त हो और साथ साथ सस्ता हो। लेकिन अब जो है, जब रेपो रेट यानी महंगाई की दर अपने 6% से नीचे आ गई है, 6% से नीचे आ गई है, तो लोगों का तर्क है, सबकी मांग है कि ठीक है, जब महंगाई की दर ज़्यादा थी, अपने रेंज से बाहर था, तो आपने रेपो रेट को बढ़ाया। तो अब पिछले 4 महीने से महंगाई की दर जो सीपीआई रिटेल है वो रेंज में आ गया है, और पिछले महीने तो 3.54% आ गया। तो अब आप क्या कीजिए? रेपो रेट को क्या कीजिए? कम कीजिए, जिससे बैंक भी हमारे लिए लैंडिंग रेट क्या करे? कम करे, जिससे कि घरेलू पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारे लिए बैंक से लोन लेना या जो हमारे पुराने लोन हैं वो सस्ता हो, जिससे आम आदमी पे जो बोझ है वो कम हो। लेकिन 4 महीने के बाद भी आरबीआई ऐसा नहीं कर पाई है, क्योंकि आरबीआई एक अजीब दुविधा में फंसी हुई है और आरबीआई के समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो क्या करे। ये आज के डेट में आप करंट में पढ़ते होंगे। अब ये समस्या देखो क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? अब जैसे ये बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, और बैंक क्या करती है? लोगों को जोड़ती है। कुछ लोग बैंक में जा करके क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं, और बैंक उसी पैसे को क्या करती है? लोन देती है। सारा नहीं देती है, लेकिन अब जब बैंक में लोग जमा करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट। बैंक में लोग जब डिपॉजिट करेंगे तभी तो बैंक लोन देगी। यानी डिपॉजिट का ग्रोथ जरूरी है, यानी अधिक से अधिक जो है लोग बैंक में पैसे जमा करेंगे, तभी तो बैंक जो है उसके लोन देने की क्षमता बढ़ेगी और बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाएगा। लेकिन समस्या ये हुआ है कि दोनों में लिंक है। अब ये जो डिपॉजिट, हमारे जमा राशि पे जो बैंक ब्याज देती है वो क्या है? डिपॉजिट है। और जो हमें लोन देती है उसका रेट क्या है? लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट, तो लेंडिंग रेट जो है वो हमेशा डिपॉजिट रेट से ज़्यादा होगा। मान लो डिपॉजिट रेट 10% है तो ये 15 होगा। 5% क्या है? बैंक का मार्जिन होगा। तो मान लो 3% बैंक का खर्चा है तो 2% बैंक का प्रॉफिट है, क्योंकि बैंक का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट जो है एक साउंड बैंकिंग सिस्टम के लिए क्या है? जरूरी है। अब दोनों में संबंध क्या है कि अगर लेंडिंग रेट कम होता है, क्योंकि इसको किससे जोड़ा गया है? रेपो रेट से। अगर लेंडिंग रेट कम होगा तो बैंक को फिर क्या करना पड़ेगा?
ये रेपो रेट अगर आरबीआई कम करेगी तो बैंक को लेंडिंग रेट कम करना होगा। अब लेंडिंग रेट अगर कम होगा तो बैंक को डिपॉजिट रेट को कम करना होगा अपना मार्जिन मेंटेन करने के लिए। अब क्या हो रहा है कि बैंकों में डिपॉजिट घटता जा रहा है। डिपॉजिट का ग्रोथ रेट आज के डेट में ये सबसे बड़ा करंट इशू है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे कि बैंकों में जो पब्लिक का डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है? उसके पीछे कारण देखो क्या। अगर आपको लगता होगा कि बैंक में पब्लिक का डिपॉजिट कम होगा तो बैंक कम लोन देगा, और कम लोन देगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ग्रोथ को प्रभावित करेगा। ये नॉर्मली आप सब जानते हो, लेकिन गवर्नमेंट का अपना व्यू है और जो काफ़ी तक सही है, जिसकी चर्चा इस साल नहीं की गई थी, लास्ट ईयर की गई थी, कि अगर डिपॉजिट घटता जरूर है लेकिन उससे कंट्री में इन्वेस्टमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि भारत के जो नया कहा जाए न्यू जनरेशन के लोग हैं तो थोड़ा सा वो ज़्यादा कैलकुलेटिव है, दे आर मोर। तो जरा देखें बैंक की क्या स्थिति है। पहले क्या था कि तरीका देखो, भारत के लोग जो थे पहले बैंक में क्या करते थे, बैंक में डिपॉजिट करते थे, यानी आपने डिपॉजिट किया और बैंक ने क्या किया, ये पैसा देखिए किसी कंपनी को क्या किया, लोन दिया, किसी कंपनी को लोन दिया हमने। तो डिपॉजिट आपने जो किया यही पैसा कंपनी को दिया गया और कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो यहां से क्या लग रहा है कि अगर डिपॉजिट कम होगा तो बैंक जो लोन देगी कंपनी को कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, लेकिन सरकार कहती नहीं, जो कि काफी तक सही है। अब क्या हुआ है कि भारत के लोग ये जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं उस पर ब्याज मिलता है, तो ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है इट इज नॉट टू बी डेप्ट, यानी ऋण के तरह का होता है, क्योंकि बैंक उस पर ब्याज देती है। अब भारत के लोगों का रास्ता बदल गया है, दे डोंट प्रेफर द डेप्ट इन्वेस्टमेंट, दे प्रेफर इक्विटी। अब ये क्या करें कि कंपनियां जो है शेयर जारी करती हैं और प्राइमरी बाजार में भारत के लोग डायरेक्टली किसको पैसा दे रहे हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और ये जो पैसा है डायरेक्टली कंपनी को दे रहे हैं, यानी बैंक वाला रूट लोग स्किप करें। क्योंकि यहां पे देखो, चाहे आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, तो शेयर के प्राइसेस हमेशा क्या होते हैं, घटते बढ़ते हैं, सबको पता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। लॉकडाउन के बाद अगर देखें तो गोल्ड का प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ा है और शेयर मार्केट भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, चाहे आप डायरेक्ट जा रहे हैं यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड। तो ये तकरीबन जो एवरेज रिटर्न आ रहा है पिछले 5 साल का वो 10 से 12% है। अब आपके पास चॉइस है, अगर आप बैंक में जमा करोगे तो बैंक हार्डली आपको कितना परसेंट दे रही है, 6% दे रही है। बाहर तो सीनियर सिटीजन 6.5%, मैं बात कर रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट की, नॉर्मल डिपॉजिट 3.5-4%, तो मैक्सिमम आपको बैंक 6% दे रही है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, कंपनी के शेयर को खरीदते हो इन द कैपिटल मार्केट, तो फिर क्या होगा, योर रिटर्न इज मोर, तो बेहतर क्या होगा। तो न्यू जनरेशन जो है इस रूट को फॉलो कर रहा है टू मैक्सिमाइज देयर गेन एंड यस, तो डेप्ट के तुलना में वो कहां जा रहे हैं, इक्विटी में जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपका पैसा पहले वाया बैंक जो है ये कंपनी तक पहुंचा था इन द नेचर ऑफ डेप्ट। अब आपका पैसा इस रूट से डायरेक्टली यू आर फाइनेंसिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना बिल्कुल सही है कि डिपॉजिट तो कम होगा लेकिन इससे भारत में इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बैंकों के लिए चिंता का विषय है। और यही कारण है कि आरबीआई समस्या में है, क्योंकि आरबीआई के ऊपर दबाव है कि रेपो रेट को घटाओ, रेपो रेट कम करो। जब महंगाई थी तो आपने बढ़ा दिया, अब महंगाई कम हो गया है, रेंज में है तो घटाओ। लेकिन अगर रेपो रेट को आरबीआई कम करेगी तो बैंक को फिर लेंडिंग रेट कम करना होगा। अब लेंडिंग रेट कम करेगी बैंक तो डिपॉजिट रेट क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो ऑलरेडी इस पे ये घट के अगर मान लो 4% होगा तो फिर तो क्या होगा, बैंक में जो डिपॉजिट जो ऑलरेडी घटना शुरू हो गया है ये और घटेगा, तो बैंक की समस्या और बढ़ेगी। अब यहां पे आरबीआई क्लूलेस है, आरबीआई के समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। तो इसलिए देखोगे आरबीआई जो है हाल फिलहाल तो अभी कुछ कर नहीं पाई है, आने वाले समय में आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ा बदलाव होगा, आखिर करे तो क्या करे। तो ये एक समस्या है जो रेपो रेट से संबंधित है। अब जरा बात करें जो 2 वर्ड होता है,
एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक क्रेडिट पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी छोटा कंसेप्ट है और क्रेडिट पॉलिसी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमेशा पढ़ते होंगे ग्रोथ रेट ऑफ क्रेडिट। अब जैसे मैं एक आंकड़े लूँ, ये कि जो टोटल करेंसी उसने प्रिंट किया है, जो मार्केट में सर्कुलेशन में है, वो है 27 लाख करोड़। अभी जो मनी सप्लाई है एज मेजर्ड बाय M3 जो हमारा ब्रॉड मनी है, एक M1 है जो नैरो मनी है। M3 में टाइम डिपॉजिट को भी ले आता है, यानी फिक्स डिपॉजिट, और M1 में टाइम डिपॉजिट को नहीं ले आता है। तो M3 जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए जो कहा था एग्रीगेट ऑफ मनी सप्लाई, वो सबसे अप्रोप्रिएट बनाता है, और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई इसको लेती है। ओके, अब आरबीआई जो नोट छापती है, दे आर कॉल्ड M0, हाई पावर्ड मनी। वो उसका जो इम्पैक्ट है कई गुना ज़्यादा होता है। तो मैं आंकड़े की बात कर रहा था कि आरबीआई का कहना है, आरबीआई का डेटा कहता है कि टोटल जो मनी सप्लाई है वो तकरीबन 27 लाख करोड़ के आसपास है, यानी इतने के बराबर हमने नोट छापे जो मार्केट में सर्कुलेशन में है। लेकिन बैंकों का हम आंकड़ा देखें एज पर द सर्वे कि ऑल द बैंक्स टेकन टुगेदर देयर आउटस्टैंडिंग लोन इज 163 लाख करोड़। यानी सारे बैंकों, जो बैंक लोन देते हैं, तो सारे बैंकों का लोन दिया जाने वाला जो अमाउंट है उसको अगर हम जोड़ें तो सर्वे कहता है 163 लाख करोड़। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब आरबीआई ने सिर्फ 27 लाख करोड़ रुपए नोट छापे, तो फिर बैंक जो है इतना लोन कैसे दे सकती है? क्या पॉसिबल है? तो आंसर है या। क्योंकि बैंक क्या करती है? क्रेडिट क्रिएट करती है। जो प्रोसेस अब यहाँ पे तो समझाना मुश्किल है कि बैंक में पैसा एक ने जमा किया, बैंक ने किसी दूसरे को नहीं दिया, उसने किसी तीसरे को पे किया, फिर वो पैसा बैंक पे जमा हुआ, और इस तरह से ये घूमता रहता है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो कई गुना होता है। वो डिपेंड करता है कि जो है क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस कितना फास्ट है। अब जैसे आपने सुना होगा कंसेप्ट मनी मल्टीप्लायर का। अब मनी मल्टीप्लायर का अगर वैल्यू 10 है, यानी उसका 10 गुना असर पड़ेगा। यानी आरबीआई अगर 10 रुपया 100 रुपया छापती है तो अर्थव्यवस्था पे उसका जो असर है वो 1000 के बराबर होगा। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, ये जितना ही फास्ट होगा, ये फास्ट कब होता है? ये तभी फास्ट होता है जब अर्थव्यवस्था में तेजी हो, बूम हो, यहाँ से पैसा जा रहा है फिर वापस बैंक पे आ रहा है। अगर रिसेशन हो, मंदी का आलम हो, तो फिर ये जो है क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है शुरू होता है। और चूंकि हर एक चीज़ कंप्यूटराइज है, तो आरबीआई के पास एक एक चीज़ की जानकारी है। तो सबसे पहले बात करें M3 जो है, जो हमारा ब्रॉड मनी है, इसमें तकरीबन जो है पिछले ईयर टू ईयर बेसिस पे 11.M3 में 11.2% की वृद्धि हुई है। 11.2%, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये जो है इसका संबंध जो है ग्रोथ से क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन जो कॉमनली आपकी तरफ से आता है कि सर आरबीआई जो नोट छापती है उसका बेस क्या है? ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो जब आप बुक पढ़ते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा गोल्ड सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनेट सिस्टम, सारा पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ में आया। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, हाउ मच करेंसी एन इकोनॉमी कैन एब्जॉर्ब, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब आप पढ़ते होगे मनी की बात। मनी का डेफिनेशन क्या होता है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वी नीड मोर मनी फॉर देयर एक्सचेंज। अब जैसे अमेरिका का जीडीपी बहुत ज़्यादा है, $27 ट्रिलियन, हमारा 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो अमेरिका का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो अमेरिकन इकोनॉमी कैन एब्जॉर्ब मोर मनी। अमेरिकन मार्केट में जितना मनी सप्लाई है, अगर उतना इंडियन मार्केट में डाल दिया जाए तो 3 से 4 महीने में इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। यानी एवरीथिंग हैज अ लिंक विद द वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो ये हम लोग बात कर रहे थे। तो M3 अगर बढ़ा है, ये अपने आप पे इंडिकेशन है, एंड मोर बाय 11.2%, ये सिंपल इंडिकेशन है कि कंट्री नीड्स मोर मनी। इसका मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, और यही आपका जीडीपी ग्रोथ रेट भी कहता है। तो सारे आंकड़े का आपको रिकंसाइल करना है, यानी ऐसा नहीं कि दोनों में विरोधाभास हो रहा है कि ये जो कह रहा है वो इससे मिलान नहीं हो रहा है, और ये जो कह रहा है। इसके बाद जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक,
बैंक जो लोन दे रही है, बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है, तो उसमें जो है ठीक है, तकरीबन बैंक का लोन जब तक सर्वे लिखा जा रहा था 163 लाख रुपया, जो 164.3 लाख करोड़ रुपया, ऑल द बैंक्स टेकन टुगेदर लाख करोड़ रुपया, इतना आउटस्टैंडिंग था। अब बैंक लोन जो है तो बहुत सारे पर्पस देती है, बहुत सारे, लेकिन इसमें जो है सबसे ज्यादा ये योगदान है सर्विस सेक्टर को दिया जाए लोन और पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जो है अनसिक्योर्ड होता है, और पर्सनल लोन का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये पर्सनल लोन दिए जाते हैं, इसमें आपको लोन लेने का मकसद नहीं बताना होता है, और इसके लिए किसी कोलैटरल की जरूरत नहीं है, आपके इनकम के प्रूफ पे ये लोन दिया जाता है। तो पर्सनल लोन का इस्तेमाल आप किसी पर्पस कर सकते हैं। तो भारत में एक नया कल्चर है, लोग पर्सनल लोन लेकर के अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई गाड़ी खरीद रहा है तो गाड़ी के लिए तो गाड़ी लोन है, जैसे हाउस होल्ड ड्यूरेबल, कोई फ्रिज खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घूमने भी जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा है। और सर्विस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा लोन दिया जा रहा है। तो ये आपका जो है नेक्स्ट है। उसके बाद जो है एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक जो पैसा देती थी ये 2018 में ये तकरीबन 11.2% था। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनपीए। ये भारत के बैंकों के लिए एक बड़ी समस्या थी कि एनपीए बढ़ता जा रहा था, बैंक ने जो लोन दिया वो डूब रहा है, और इसमें जितने बड़े कल्प्रिट थे वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग थे। और 2018 में ये अपने पीक पे पहुंच गया 11.2, और आरबीआई ने जितने भी कदम उठाए दे फेल टू रिड्यूस एनपीए को कम नहीं कर पाए। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम टू द रेस्क्यू ऑफ द आरबीआई, और 2016 में गवर्नमेंट लेके आई आईएनबी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट, जिसमें जो बैंकों का जो रिकवरी का प्रोसेस है उसको फास्ट किया गया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ 2 ट्राइब्यूनल्स। 2 ट्राइब्यूनल बना गए, जिसमें एक तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें कंपनी से रिलेटेड मैटर, अगर लोन दिया गया कंपनी को होगा, तो ये सही काम कर रहा था। करीब 4 साल पुरानी बात है, सरकार ने बताया था कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोर्ट के बैंकरप्सी कोर्ट कारण जो है ये तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया रिकवर हुआ। बाद में 2 साल पहले भारत सरकार लेके आई एनएआरसी, यानी बैड बैंक, जो बैंकों से उसका एनपीए खरीदेगा, रिकवरी करेगा। तो बैड बैंक बन चुका है, उनको लाइसेंस मिल चुका है आरबीआई से, भारत सरकार ने फंडिंग भी कर दी है तकरीबन 30,600 करोड़ लेकिन अभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी। और ये रिकॉर्ड 2014 में 24 में ये तकरीबन 2.8% पे आ गया, यानी ये बहुत तेजी से घट रहा है। तो ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा क्या कहोगे अचीवमेंट है, और इसमें सरकार का रोल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी कदम लिए गए हैं एनपीए को घटाने के लिए, ये केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें 2 प्रमुख है, एक आपका बैंकिंग सॉल्वेंसी कोड 2016 का, और अभी जो है बैड बैंक का। तो ये अच्छी बात है, ग्रॉस एनपीए घट के अपने रिकॉर्ड न्यूनतम पा गया। ये है आपका 2.8%, जो कि अपने पीक पे 2018 में 11% था। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद जो है जितने भी सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, हर एक सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है यानी जो क्रेडिट क्रिएशन, उसका जो ग्रोथ है, ये हर एक सेक्टर में तकरीबन डबल डिजिट पे है। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में डबल डिजिट में है। ये एक ऐसा सेक्टर जहां बैंक लोन देना नहीं चाहती है, लेकिन फिर सरकार के इंटरवेंशन के कारण, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के कारण आरबीआई को विश्वास में लेकर के और बैंकों को फोर्स किया गया कि आप एग्रीकल्चर को लोन दें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है डबल डिजिट का जो है क्रेडिट ग्रोथ है। और जो आंकड़े हैं वो भी यही बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, क्रेडिट का नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पैदावार है उसका ग्रोथ रेट वो 4% से ज़्यादा है। और इतना कम से कम हमें चाहिए। जब सन 2000 में 2000 जब न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आई थी, तो साफ साफ कहा गया था कि टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड टू जनरेट सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट, इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ टू ग्रो एट एन एवरेज रेट ऑफ 4%। यानी बढ़ते हुए जनसंख्या को खिलाने के लिए
और सरप्लस जनरेट करना निर्यात के लिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो एग्रीकल्चर है उसका ग्रोथ रेट कम से कम 4% होना चाहिए। और पिछले 3-4 सालों से ये जो है 4% है। लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ही वल्नरेबल है, एंड अप टू लार्ज एक्सटेंट वी आर स्टिल डिपेंडिंग ऑन मानसून। फॉर्चुनेटली मानसून हैज रिमेन नॉर्मल, लेकिन नो वन नोस, आपको पता ही होगा 4 साल पहले 2 साल के लिए केम अल नीनो एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट टचिंग 0%। तो एग्रीकल्चर हैज टू मेड मोर रेजिलेंट, यानी वो उनकी जो है रेजिलेंस करने की कैपेसिटी बढ़े। ये हमने बजट में भी चर्चा किया था कि नए वेराइटी के सीड्स वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया है थ्रू एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो क्रेडिट का ग्रोथ रेट है वो हो गया आपका ये आपका जो है बढ़ के हो गया है 8.5%। इंडस्ट्रियल सेक्टर का अब जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है 8.5%, जो लास्ट ईयर था सिर्फ 5.2%। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अब तेजी आई है, जो कि शो करता है कि जो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी वेरी गुड। तो हर एक सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जो है हमने बजट में पढ़ा कि एमएसएमई इज द की, और एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम सरकार लेके आई है, और एमएसएमई को दिया जाने वाला जो लोन है वहाँ पे जो है मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खास करके ये कब बढ़ी है, और जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर के आई है। तो बैंक जो है दे हैव बिकम बायंट, एक तो उनका एनपीए कम हो गया, और इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द बूम। तो हर एक सेक्टर में जो क्रेडिट क्रिएशन का रेट है वो तकरीबन डबल डिजिट से बाधा है या टचिंग द डबल डिजिट। दैट इज शोइंग कि इंडिया का जो इकोनॉमी है इट इज गोइंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कोई भी सेक्टर पीछे नहीं रहा। और निश्चित रूप से बैंक का एक रोल अहम है। ये अलग बात है कि विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम ओल्ड प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। द बैंक्स नाउ स्टार्टेड फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लो ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इसके अलावा अब जो है एक और नया कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इंक्लूसिव ग्रोथ में 2 तरह के इंक्लूजन की बात की गई है, सोशल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, यानी जितने भी भारत के लोग हैं, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है जो आरबीआई के अधीन काम करता है वो उनके दायरे में आ जाए। यानी जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर है विच आर कमिंग अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, तो दे शुड कवर इंटायर इंडिया। क्योंकि उसके बाद ही क्या होगा कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी। बहुत साल पुरानी बात है, हमारे देश में तो बैंक में अकाउंट खोलना भी एक बड़ी चैलेंज थी। बैंक में अकाउंट खोलना मुश्किल काम था। अब तो हालात बदले हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र में आ जाओ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ जाओ, थे लेकिन बहुत कम। तो इसके अभाव में क्या होता है कि लोग फिर जो लोकल मनी लेंडर है, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जिनके ऊपर आरबीआई के नियम कानून काम नहीं करता है, तो उससे लोन लेते हैं। तो वहाँ तो आपको पता ही, एक बार अगर आपने लोन ले लिया तो पूरी ज़िंदगी नहीं चुका पाओगे। तो दे आर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये तो सबको उसके दायरे में ला जाए। और इसकी शुरुआत जो है मनमोहन साहब ने की थी ये 2012 में। 2012 में एक प्रोग्राम चला था स्वाभिमान, जिसमें आया था डोर टू डोर बैंकिंग, यानी एक मोबाइल वैन जिसको कहते हो, एक वैन था जो बैंक के शेप में था, और बैंक की था चलता फिरता बैंक, वो पूरे एरिया कवर करता था। आप वहाँ जाके अकाउंट भी खोल सकते हैं, जमा भी कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। वो बहुत ही सफल हुआ। पहला स्टेप फाइनेंशियल इंक्लूजन में वही था। वो काफ़ी जब सफल हुआ तो अगले साल जो है सरकार कंसेप्ट लेके आई कि अल्ट्रा थिन ब्रांचेस, यानी छोटे छोटे ब्रांच पूरे इंडिया में खोले जाए, जिससे कि लोगों को फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस हो। वो भी बहुत सफल रहा। तब नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने तय किया कि कंसेप्ट आया ब्रिक्स एंड मोर्टार ब्रांचेस। अब नाम सुनने बड़ा अजीब लगता है, ब्रिक्स एंड मोर्टार ब्रांचेस। इसमें क्या है कि कोई भी गांव जहां पे पॉपुलेशन जैसे ही 5000 को टच कर जाएगा, तो
कम से कम एक बैंक का एक ब्रांच वहां होना चाहिए। यानी हम चाहते हैं कि पूरे बैंकिंग सेक्टर पूरे इंडिया को कवर करे, जिससे कि जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है हु आर सो एक्सप्लॉयटेटिव, उनसे लोगों को मुक्ति मिले। तो लेट अस इंक्लूड एवरी इंडियन सिटीजन अंडर द फाइनेंशियल यू कैन से नेटवर्क ऑफ इंडिया कमिंग अंडर द आरबीआई। ये सफल है। और आप देखो जनधन के तहत करीब 54 करोड़ 54 करोड़ तकरीबन जो है अकाउंट खुल चुके हैं। अब अकाउंट खोलना कोई बड़ी बात अब नहीं है, अकाउंट भी ऑनलाइन खुलता है। मेन थिंग इज टू हैव सम बैलेंस इन दैट अकाउंट। यानी जनधन में भले अकाउंट खुल गए करोड़ों की संख्या में, लेकिन मोर देन 70% जो जनधन खाते थे उसमें जीरो बैलेंस था, कोई बैलेंस नहीं। लेकिन अब जो है वहां पे भी सेविंग कल्चर आया है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंडियन पेमेंट सिस्टम। और अब जो है आंकड़े जारी किया है कि जनधन खाते में भी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट आ गए हैं। कि नॉट ओनली इसको कहते हैं बैंकिंग हैबिट, कि भारत के लोगों का, क्योंकि जनधन खाता किसका होता है, नॉर्मली जो क्या कहा जाए गरीब लोग होते हैं। तो अब न सिर्फ अकाउंट बढ़ता जा रहा है बल्कि उस खाते में डिपॉजिट बढ़ रहा है। तो ये एक नया बदलाव देखा गया है। उसके बाद जो है कहा जाता है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, क्या हम इसको एंड माने, क्या हम इसको एंड माने या इसको मीन्स माने? यानी एंड का मतलब क्या होता है, जो साध्य है, और मीन्स मतलब तरीका। तो सरकार कहती है कि जो जनधन है बेसिकली ये एंड नहीं है, यानी पूरे भारत को फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाए, नहीं, ये बेसिकली एक मीन्स है। और उसके बाद ही भारत का, जब सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लाया जाएगा, उसके बाद ही भारत का बेसिकली कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, जिससे कि कोई क्षेत्र पीछे न रह जाए, जैसे कोई व्यक्ति। तो ये एक तरीका है, इट्स अ मीन्स टू गेट द एंड, इटसेल्फ इट इज नॉट द एंड कि चलो फाइनेंशियल इंक्लूजन पूरा हो गया, नहीं, यहां से शुरुआत होगी कि पहले सबको उसके दायरे में लाओ और तब जो है पूरे इंडिया का जो कहते हैं बैलेंस्ड वे में हम आगे बढ़े, कॉम्प्रिहेंसिव एंड द बैलेंस मैनर, इसकी बात की गई है। उसके बाद जो है 2013 से लेकर आज तक सरकार हमेशा कहती है कि हम जो है जैम ट्रिनिटी, JAM इस वर्ड का, जैम ट्रिनिटी से हम भारत में क्या करेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे। यानी इन तीनों के संगम से, J फॉर जनधन, A फॉर आधार, M फॉर मोबाइल, और इस तीन की सहायता से हम क्या करेंगे, भारत में क्रांति लाएंगे। ये आज जब ये आया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त शुरुआत भी नहीं हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था। तो हमारे पुराने वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब, तो वो हंसने लगे थे, ऐसा जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मजाक कर रहे हैं कि भारत में हम इसके कारण क्रांति लाएंगे। लेकिन अब क्रांति आ गई है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो सरकारी योजनाओं का बेनिफिट सीधा अकाउंट में जा रहा है। जो पहले लीकेज होता था वो लीकेज खत्म हो चुका है, और पिछले 11 साल में 2013 से लेकर अब तक डायरेक्ट जो ट्रांसफर हुआ है लोगों के अकाउंट में वो तकरीबन 36.9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। आप देखो प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि योजना, जितना सरकार प्रोवाइड करती है वो सीधे डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। पहले क्या होता था, ठीक है, पता ही आपको, बीच में लीकेज था, एंड रियल बेनिफिशियरी दे वर नॉट गेटिंग द मेन बेनिफिट। इसके अलावा बात करें बैंकों की इंक्लूजन की, अभी सरकार इसी को एक स्टेज और आगे ले जा रही है, एक स्टेज और। अब सरकार कहती है कि हम इसकी बात करें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी डिजिटली हम जो है इसकी बात करें। क्या हम सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। अब तो देखो घर बैठ करके ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हो, ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, पैसे रिसीव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक तो लीकेज कम होगा, दूसरा क्या होगा, इसका दायरा बढ़ेगा। आपके आसपास नज़दीक में कोई बैंक नहीं है, फिर भी घर बैठ के आप सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और आपका जो बैंक है ये आज के डेट में ना जाने कितने काम करता है। आपका ये एजेंट है, आपके बिहाफ में मनी रिसीव भी करता है और पे भी करता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से। तो डिजिटल जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी है। निश्चित रूप से इससे काम ट्रांसपेरेंट होगा, फास्ट होगा,
और साथ साथ जो है इसका दायरा बढ़ेगा। लेकिन इसका निगेटिव साइड ये है कि जो साइबर क्राइम है, भारत के लोग जो है दे आर नॉट प्रॉपरली डिजिटली एजुकेटेड, और जो है पता ही होगा आपको साइबर क्राइम से फ्रॉड का क्या हो रहा है। पर डे एक अनुमान के मुताबिक करीब 10,000 करोड़ रुपए की ठगी होती है ऑनलाइन। अब आप भी हो सकता है उसके शिकार हो। तो यहाँ पे सरकार की जो नीति है ना, ये बहुत अच्छी नहीं है। एक बार अगर क्राइम के शिकार हो गए, आपके पैसे अकाउंट से पैसे निकल गए, तो फिर उसकी रिकवरी जो है एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे एजेंसीज हैं, वहाँ पे वो बेबस है। जबकि यहाँ पे सरकार को काम करेगी, क्योंकि सरकार कहती है कि इंडिया को हम लेस कैश इकोनॉमी बनाएंगे। अच्छी बात है, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जाइए, लेकिन जरूरी है कि हमारा पैसा बैंक पे सेफ रहे, लोगों को जागरूक करे, वो सरकार कहती है। लेकिन बैंक पे मैसेज आपके आता है बैंक से कि अपना OTP किसी को ना बताएं, अपना डिटेल शेयर ना करें, तो ये सब चीज़ें। लेकिन वही बात है, क्या कहोगे, बहुत से लोग जो है स्ट्रैप में आ जाते हैं। ये जो कारोबार है, ये 2-3 भारत की जगह है जो बड़ा फेमस है, बहुत फेमस है। वहाँ पे खिलाड़ी लोग, एक्सपर्ट लोग हैं। एक जगह जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ लोग जाते हैं ट्रेनिंग लेने, वो जगह है जामताड़ा। आई होप इट इज़ इन झारखंड। और अभी जो है हरियाणा के पास जो है एक कोई जगह है, वहाँ के लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन हरियाणा वाले लोग जामताड़ा जाके ट्रेनिंग लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं और ठगी का एक हमेशा नया नया तरीका निकालते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है बैंकों की लिक्विडिटी की क्या स्थिति है। बैंक लिक्विडिटी मेंटेन करे। आप बैंक से पैसे निकालने जाओ और बैंक कहे कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो बैंकों को लिक्विडिटी की समस्या हो जाएगी। तो बैंक लिक्विडिटी मेंटेन करे, इसके लिए जो है RBI ने एक अपनाया है, नाम सुना होगा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, सुना होगा SLR। अब SLR का जो रेट है वो 18% है। यानी बैंकों को अपने पास टोटल डिपॉजिट का, जिसका कहते हैं NDTL, वो 18% तो अपने पास में रखना है टू मेंटेन द लिक्विडिटी। एक और CRR भी आप जानते होंगे, 18% ठीक है, यानी मिनिमम इतना रखना है। लेकिन रिपोर्ट किया गया है कि बैंक का जो एक्चुअल SLR है वो 25% से ज़्यादा है। यानी बैंकों की लिक्विडिटी की स्थिति बहुत ही बेहतर है। तो मेंटेन उनको करना मिनिमम 18%, लेकिन एक्चुअल SLR उनका कितना है, 25% से ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे बहुत सिंपल कारण है कि SLR का पैसा वो 3 फॉर्म में रखते हैं, कैश, दूसरा गोल्ड, और तीसरा जिसे सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेनली रेगुलेटरी लेवल। तो गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं, और गोल्ड का जो प्राइस है निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब गोल्ड इतना ही है, लेकिन कल 5 रुपये का था, 10 का हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि SLR का वैल्यू बढ़ रहा है, और एक्चुअली ये 25% को क्रॉस कर गया। इट्स अ वेरी गुड फॉर द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि वो अब ना दे विल बिकम मोर सॉल्वेंट, यानी उनके इंसॉल्वेंट होने के रिस्क कम हो जाते हैं। और ये पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंक अब हमारे डिपॉजिट का 25% अपने पास में, उतने के बराबर अपने पास में रखा है, जिससे कि हमारे पैसे की सेफ्टी क्या हो जाती है, वो और बढ़ जाती है। उसके बाद लेकिन सबसे बैंकों के लिए जो हम लोग कर चुके हैं, सबसे जो दुख भरी कहानी है बैंक की, वो ज़्यादा इंडिया में क्या हो क्या रहा है कि क्रेडिट सपोर्ट करने के लिए जो लोन दिया जा रहा है, फाइनेंस दिया जा रहा है, उसमें पिछले साल देखा गया कि बैंकों का जो योगदान है वो घट रहा है, और कैपिटल मार्केट का योगदान क्या बढ़ रहा है। कैपिटल मार्केट जिसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट जिसमें कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को शेयर बेचती है, और सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार, जहां पे पब्लिक आपस में सेल परचेज करता है। तो एक थोड़ा मिसकंसेप्शन दूर कर दूं कि मैक्सिमम छात्र ही समझते हैं कि कंपनियों को पैसा मिलता है शेयर मार्केट से, जो पूरी तरह गलत है। कंपनीज आर नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में कंपनियां डायरेक्ट पब्लिक को शेयर ऑफर करती है, जिसका नाम आपने सुना होगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी पहली बार तो IPO और दूसरे तीसरी बार तो FPO, फॉलो पब्लिक ऑफर। आज भी बजाज ग्रुप का IPO था, जिसका कई गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आया। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और कंपनी उनको क्या कहोगे शेयर अलॉट करती है, और उस पैसे को लेकर के कंपनी अपना काम करती है।
यानी ये भी आज हमने पढ़ा कि भारत के लोगों का रुझान जो है वो कंपनियों की तरफ ज़्यादा है बैंक डिपॉजिट की तुलना में। वो डायरेक्टली शेयर खरीद करके कंपनी को पैसा दे रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि जो लोन दिया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस किया जा रहा है, उसमें बैंकिंग सेक्टर का जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये भी हमने चर्चा की थी। और कैपिटल मार्केट का जो योगदान है बढ़ता जा रहा है। अब फाइनेंस से रिलेटेड दो मार्केट होते हैं, एक कैपिटल मार्केट, दूसरा मनी मार्केट। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर, दोनों में अंतर पहले समझो। कैपिटल मार्केट क्या होता है कि जहां पे एक ऐसा मार्केट जहां पे लंबे समय के लॉन्ग टर्म लोन्स आर टेकन एंड गिवन, और जो मनी मार्केट होता है जहां पे शॉर्ट टर्म लोन्स आर टेकन एंड गिवन। यानी एक लॉन्ग टर्म लोन के लिए है फाइनेंस के, जमीन खरीदोगे, मशीन खरीदोगे, प्लांट तैयार करोगे, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म लोन। तो देन यू विल हैव टू गो टू द कैपिटल मार्केट, जिसमें प्राइमरी मार्केट आता है एक्सवाइजेड, जहां पे आप पब्लिक को शेयर इशू करते हो। और उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है। यू नीड टू बाय रॉ मटेरियल, लेबर को पे करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उसके लिए क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म। तो देन फॉर दैट वी हैव मनी मार्केट। यानी दोनों जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, सो दे आर गेटिंग मोर पावरफुल। और जो हमारे देश के जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो अब इस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं रादर दैन ऑप्टिंग फॉर बैंक क्रेडिट। तो ये सब जो है आपका जो है। उसके बाद एक और जो है अच्छा डेवलपमेंट है कि इंडिया का जो है जो ये इंश्योरेंस जो डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। यानी इंश्योरेंस के दायरे में जब हम कहते हैं इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, ये ऑप्शन नहीं है बल्कि कंपल्सन है। खास करके जो हेड ऑफ द फैमिली उसकी बात करें, बिकॉज द हेड ऑफ द फैमिली हैज टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर वेदर ही और शी इज अलाइव और नॉट। तो इसलिए क्या होता है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके दायरे में आ रहे हैं। इसका जो आंकड़ा दिया है सरकार ने कि उसमें जो है जो इंश्योरेंस डेंसिटी वो आपका बढ़ के हो गया है कितना, 91 से बढ़ के 92 हो गया है, थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर के साथ एक बड़ी समस्या है। अब जैसे जो भी घर के हेड ऑफ द फैमिली है तो उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी है। कल को आपके साथ भी आएगा, फैमिली की सेफ्टी, और ख़ास करके उस वक्त भी जब हेड ऑफ द फैमिली इज नो मोर। तो जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो अब प्रीमियम तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर क्या करती है? 18% जीएसटी लगा देती है। यानी बहुत ज़्यादा है और ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। एक तरफ आप जो है जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं उनके लिए आप पेंशन स्कीम लेके आते हैं, इंश्योरेंस स्कीम लेके आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जीएसटी के तरफ ज़्यादा रखते हैं तो ये क्या होता है कि प्रीमियम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे कि जो इंश्योरेंस मार्केट है वो डीपली पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। तो अभी कुछ महीने पहले की बात है 20-25 दिन पुरानी बात है, ये मुद्दा उठाया एक दूसरे मंत्री ने, गडकरी साहब ने। उन्होंने सीतारमन जी को लेटर लिखा कि कम से कम यहाँ पे तो लोगों की जान बख्श दो, ये बहुत ज़्यादा है, जिससे बहुत से लोग जो है इंश्योरेंस सेक्टर से दूर है। इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत महंगी हो जाती है। तो अब जो है ये मुद्दा था ही। अब अभी जो है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और इस पे चर्चा हो रही है कि इसे कितना किया जाए। कम जरूर होगा, अब 12 पे होगा, 5 पे होगा, 0 पे मुझे डाउट है, लेकिन 12 होगा या 5 होगा तो ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि 5% हो, जिससे कि क्या होगा कि प्रीमियम कम होगा तो अधिक से अधिक लोग क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे और अपना इंश्योरेंस करवाएंगे, जिससे कि सरकार जो है योजनाएं चलाती है, लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाती है, तो सरकार का बर्डन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक व्यक्ति हैं तो आप अपना इंश्योरेंस खुद करवाएं या आपके बिहाफ में सरकार, लेकिन कब, जब प्रीमियम क्या हो, कम हो। तो इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है, अभी भी थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो है जो पुराना पेंशन स्कीम वो तो बंद हो गया। नया जो पेंशन स्कीम है सरकार लेके आई थी, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन उसको अगर डीप में स्टडी करो तो उसे लगता है लॉलीपॉप है, यानी देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसमें ज़्यादा दम नहीं है। उससे बेहतर तो
आप किसी दूसरे जगह निवेश करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब एक और योजना ले आई, अटल पेंशन योजना। तो अब सरकार का कहना है कि इसके तहत जो है लोगों का रुझान जो है, दे आर गेटिंग मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये जो है बैंकों की बात करें, ओवरऑल डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया डूइंग वेल। कहाँ कहाँ अच्छा करी है, कहाँ कहाँ चैलेंजेस है, वो थोड़ा सा मैं समरी कर दूं। अच्छा कर रही है कि क्रेडिट क्रिएशन का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में आ गया है, रिफ्लेक्टिंग बूम ऑफ द इकॉनमी। बैंकों का एनपीए कम हो गया, ग्रॉस एनपीए अपने पीक 11.2 से वो 2.8 आ गई है, कर्टसी द गवर्नमेंट टू बी ऑनेस्ट। चैलेंजेस क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डिजिटल इंक्लूसिवनेस, देन डिपॉजिट ग्रोथ रेट इज फॉलिंग। एक और अच्छा है कि द एक्चुअल लिक्विडिटी ऑफ द बैंक इज वेरी गुड, सो मोर देन 25%, मेकिंग देमसेल्फ एंड द पीपल ऑफ इंडिया मोर सेफर। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, लेंडिंग रेट को कम नहीं किया जा रहा है, कैसे कम करें जिससे कि डोमेस्टिक कैपिटल बिकम चीपर। हियर ऑल्सो आरबीआई हैव नो क्लू। डिस्पाइट conclusion is of the chapter, despite all the challenges banks are facing, RBI is facing, overall हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, it is a sound banking system, and banks have to play a major role in the process of economic development India. So that was all about chapter number 2. Now one more chapter is very small, already we have discussed. It's a chapter 3rd. Chapter 3rd. Name of the chapter is Prices and Inflation. Prices and Inflation. तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब जैसे टू मेजर द इन्फ्लेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडाइसेस दे हैव बीन डिजाइन। जैसे आपने नाम सुना होगा WPI, देन CPI एंड देन कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, WPI is calculated at wholesale price. तो पहले एक समय था, it was our headline inflation. Headline inflation यानी एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी गवर्नमेंट इसको लेती थी, बट इट हैज मेनी ड्रॉबैक्स। बहुत कम सारे देश हैं जहां पे इसको इस्तेमाल होता है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक, इट डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। सर्विस को इंक्लूड नहीं करता है, और आज भारत के सबसे ज़्यादा जो लोग खर्च करते हैं सर्विसेज पे। तो बेसिकली WPI हैज बीन गिवन अप। हमारा मेन कौन सा CPI ऑल इंडिया, जिसको हम कहते हो रिटेल इन्फ्लेशन, ऑल इंडिया। CPI ऑल्सो दे आर ऑफ मेनी टाइप्स। CPI ऑल इंडिया मतलब रूरल प्लस अर्बन, देन CPI अर्बन एरिया, CPI रूरल एरिया, CPI एग्रीकल्चर लेबर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, अनगिनत है। तो मेन हमारा जो इंडिकेटर है हेडलाइन इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड CPI ऑल इंडिया। एंड इस डेटा, इसका जो डेटा है, इट इज रिलीज्ड ऑन मंथली बेसिस। अब जैसे सितंबर का है तो ये अक्टूबर में आएगा, अगस्त का तो सितंबर में भी आने अराउंड 15 तारीख को आ जाएगा, जुलाई का आ चुका अगस्त में, एंड इट वाज 3.54%, ओके, विद इन द रेंज। तो जो इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन जो है पिछले 2 साल से सिर्फ हमारा ही फेनोमेना नहीं है, इसका ग्लोबल एज पर सर्वे। सबसे पहला तो आपने पढ़ा होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। इंडिया गॉट द रिलीफ, इट गॉट क्रूड ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंटेड प्राइस। इसलिए इंडिया में जो महंगाई की दर थी वो उतनी नहीं रही जितना बाकी। दूसरा कारण था कि जो ग्लोबल वार्मिंग की, खास करके जो वीट की बात करें, वीट का जो प्रोडक्शन है ग्लोबली सफ़र किया है। धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें, इन द मंथ ऑफ मे, अप्रैल सॉरी, तो 2023 लास्ट ईयर, तो अप्रैल का जो मंथ था 2023 का, ये पिछले 300 साल में सबसे हॉट था, गर्म था। और यही वो समय होता है जब गेहूं की फसल तैयार होती है। तो बिकॉज ऑफ द हीट वेव, जो गेहूं का जो प्रोडक्टिविटी है, जो दाने होते हैं, वो बड़े नहीं हो पाए, एंड द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी सडनली केम डाउन। और आपको याद ही होगा कि इंडिया पुट अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट। इससे पहले प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज पूरी दुनिया में ज़्यादा कंजम्पशन वीट का है रादर देन राइस। राइस इज पॉपुलर अमंग द एशियन कंट्रीज, और वीट इज कंज्यूम्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड।
वीट का जो दो मेजर प्रोड्यूसर यूक्रेन एंड रशिया, तो ये एक्सपोर्ट करते थे, देयर वाज नो इश्यू विद द वीट। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो हम लोग क्या सोचते थे, अरे रशिया जो है एक हफ्ते में यूक्रेन को निपटा देगा, लेकिन क्या हो रहा है पता है आपको, लेटर ऑन दीज टू कंट्री रियलाइज कि वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। तो पहले दे डिसाइडेड कि पहले अपना जो बफर स्टॉक है वो 2 साल तक के लिए हम तैयार कर लें, यानी 2 साल के बराबर जो हमारा कंजम्पशन है उतना हम स्टॉक बना लें। तो दे सडनली स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ वीट एंड मोरओवर इंडिया ने बंद कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण ग्लोबल कमोडिटी प्राइस पर्टिकुलरली फूड प्राइसेस दे वेर वेरी वेरी हाई एंड इन दैट सिनेरियो कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, फूड इन्फ्लेशन है, तो इन दैट सिनेरियो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बिकॉज inflation once it is crossing the limit of 6% it is definitely going to hurt the growth rate. growth inflation का आपने रिलेशन पढ़ा हुआ कि बड़ा यूनिक रिलेशन है कि विदाउट इन्फ्लेशन ग्रोथ नहीं होगा, यानी ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन जरूरी है, यानी सीधा संबंध है, बट इट शुड बी अराउंड 4%। इट शुड बी अराउंड 4%, प्लस माइनस 2% का मार्जिन है। लेकिन वंस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सीड 6% रिलेशन से बिकम इनवर्स, यानी जो इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए जरूरी है वही अगर एक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो ग्रोथ को ही चौपट करता है। इसलिए पेपर का हेडलाइन देखते होगे लिखा होता है, खास करके हिंदी वाले पेपर में, कि महंगाई ग्रोथ को खा गया, मीन्स रिलेशनशिप हैव बिकम इनवर्स। तो वी हैव टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट रेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। तो इसके लिए ज़रूरी है मॉनेटरी मैनेजमेंट कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ टू क्या कहोगे कम डाउन। तो ठीक है, अब जाकर के यानी करीब 2 साल 2-3 महीने के बाद देखिए अब जाकर के इन्फ्लेशन क्या हुआ रेंज में आया। उसके बाद जो फूड इन्फ्लेशन है ये ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पिछले 2-3 सालों से चलो मानसून इज फेवरेबल नो डाउट, लेकिन ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो हमारे क्या होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं जो हाईली पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमोडिटी, उनका सप्लाई कम हो जाता है। आप देख सकते हो टमाटर का भाव कभी बढ़ गया। तो फूड इन्फ्लेशन जो है ये क्या होता है फ्लक्चुएटिंग होता है डिपेंडिंग ऑन द मंथ और द टाइम यू कैन से मोरओवर। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद जो है तो काफ़ी जो है गवर्नमेंट ने सर्वे ने रीज़न दिया है, हैज़ फेस्ड मेनी चैलेंजेस, इट इज़ फेसिंग मेनी चैलेंजेस एंड इट इज़ गोइंग टू फेस दीज चैलेंज इन द फ्यूचर एज वेल। तो व्हाट इज द नीड टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर मोर रेजिलेंट। अभी चैलेंजेस क्या है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। सबसे पहला ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो मैंने बताया, एक्सट्रीम वेदर आता है, वेदर का कोई भरोसा नहीं है, हर एक अगला साल पिछले साल से हॉट होता है। दूसरा आपका जो है डिप्लीटेड रिजर्व्स, यानी जो जल का स्तर है धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है, ये भी कारण है। देन क्रॉप डैमेज भी होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस रेन और मे बी द फ्लड। तो ये सारे जो है एग्रीकल्चर सप्लाई को क्या करते हैं एडवर्सली इफेक्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट प्राइसेस दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बहुत हाई रहे। आप देख सकते हो आधे दुनिया में श्रीलंका में फूड क्राइसिस, यानी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है फूड कमोडिटी का, तो प्राइसेस हाई होंगे। उसके बाद जो है फूड इन्फ्लेशन जो है जरा हम लोग कंपेयर करें 2024 में ये रहा है 7.5%, लेकिन एक साल पहले ये था 6.6% ऑन एन एवरेज, यानी फूड इन्फ्लेशन इट हैज इंक्रीज्ड। रीजंस आई हैव गिवन यू। उसके बाद जो है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए, जैसे डायनामिक स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक को जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज करके बफर स्टॉक बनाना। देन देखिए सब्सिडाइज प्रोविजन ऑफ एसेंशियल फूड, एसेंशियल फूड को क्या करना सब्सिडी दे करके आम लोगों तक पहुंचाना। और आपने सुना ही है कि अगले 80 करोड़ लोगों को फ्री में जो है फूड गैस प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट ये जो बढ़ता हुआ फूड का प्राइस है उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन कैन रिमेन शुड रिमेन अंडर कंट्रोल। तो रिगार्डिंग फूड इतना तो हमने देखा एक्सपीरियंस से कि फूड मैनेजमेंट नाउ इट इज़ बेटर। ड्यूरिंग द कोविड-19 व्हेन एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, नॉट अ सिंगल केस ऑफ वाज रिपोर्टेड जहाँ पे जो है पीपल दे आर डाइड ऑफ हंगर, कि कोई भी एक ऐसा केस नहीं आया कि वे लोग भूख से मर गए। ड्यूरिंग दोज टाइम सबने खाया, और बेसिकली लॉकडाउन के दौरान तो सबने ज़्यादा ही खाया, आपने भी अपना देखा अनुभव।
कोई काम तो था नहीं, घर में सारे लोग किचन व्यस्त होते थे। शहर के लोग जो है शहर छोड़ के गांव चले गए, क्योंकि इम्पैक्ट इन द रूरल एरिया वाज लेस, और सब लोग खेती करें। तो ड्यूरिंग दोज 2 years ऑफ लॉकडाउन, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सडनली पिकअप। पहले साल इट वॉज 3.6% और दूसरे साल 3.9%, नाउ इट इज मोर देन 4%। तो ये एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा समय था। तो देयर ऑल्सो वी हैव टू, क्या कहोगे, जेनरेट द मोमेंटम। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में सरकार ने एक्सप्लेनेशन ही दिया, अब ये यहाँ मेरे पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को अगर मिला दें तो ये तकरीबन हो जाते हैं 36, जैसे 36, 26, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो जो इन्फ्लेशन रहा है ना, वो तकरीबन हर एक स्टेट में सेम ही रहा है, कुछ स्टेट को छोड़ के, और जहां भी सेम रहा है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया दे आर मोर लेस सेम। लेकिन दो स्टेट्स जहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज हायर एंड लिटिल बिट हायर, तो वहां पे देखा गया है कि रूरल इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन दोज ऑफ अर्बन। यानी गांव में महंगाई की दर ज़्यादा है एज कंपेयर टू शहर। अब ऐसा क्यों, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपके सर्वे में नहीं किया गया है। ये इसका क्या कारण हो सकता है, मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी तक कोई ढंग का पॉइंट नहीं आया है। अगर दिमाग में आएगा तो मैं नज़र आएगा, मैं बताऊंगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें, यानी पहले क्या होता था, गांव सस्ता होता था, लेकिन अब जो है जिन जिन राज्यों में महंगाई की दर ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महंगाई की दर है, क्योंकि हम लोग जो निकालते हैं CPI रूरल, CPI अर्बन, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो महंगाई की दर है वो शहर के क्षेत्र के महंगाई की दर से ज़्यादा है। इट्स अ वेरी यूनिक डेटा एंड वेरी यूनिकनेस ऑफ इंडियन रूरल एरिया। उसके बाद जो है, अब आइए आउटलुक, ये तो ठीक है, फूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, ओवर दैट आवर गवर्नमेंट पॉलिसी हैज नो कंट्रोल। RBI की पॉलिसी हो या भारत सरकार की पॉलिसी हो, तो इन सब चीज़ों पे सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं है। अब कल को गल्फ की लड़ाई शुरू हो जाए, यूक्रेन की लड़ाई तेज हो जाए, तो कच्चे तेल का शॉर्टेज होगा, दाम बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल महंगा, तो सब कुछ महंगा, और उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। क्या RBI के रेपो रेट बढ़ा देने से यूक्रेन की लड़ाई रुक जाएगी? नहीं। और ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर लार्जली इवन टुडे डिपेंडिंग ऑन मानसून। नाउअडेज फॉर द फ्यू ईयर्स मानसून इज फेवरेबल, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन टुमारो दिस मे नॉट बी द सेम। यानी ये जो इन्फ्लेशन इंडिया का है, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल नहीं है। देयर आर सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन्फ्लेशन टू इन्फ्लेशन, ओवर दैट वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। लेकिन फिर भी लोग प्रोजेक्ट करते हैं, लोग जो है एक तरह से आउटलुक बताते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन आगे क्या होगा बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, यानी जो आज है अगर वही कल रहेगा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो जो सारे आउटलुक हैं, जो सारे पॉसिबिलिटीज हैं, तो आज के डेट में इफ देयर इज नो चेंजेस, तो तब बताया गया है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस है वो तकरीबन 2024-25 तक आके क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एनर्जी प्राइसेस कम होंगे, फूड प्राइसेस क्या होंगे, कम होंगे, फर्टिलाइजर प्राइस भी कम होंगे। यानी जो भी चीज़ें विच आर मेजर कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हाई इन्फ्लेशन, तो उनके प्राइस में कमी होगा। उसके बाद IMF का भी यही फोरकास्ट है कि जो इन्फ्लेशन की दर जो है 2024 में रहेगी 4.6%, और 2025 में जो है भारत के लिए वो 4.2%। ये IMF का फोरकास्ट है। और 4.6% 2024 की बात करें तो ऑलरेडी पिछले महीने यानी जुलाई महीने का महंगाई की दर 3.54 आ गया। तो ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल, दे हैव देयर इम्पैक्ट ऑन द फूड प्राइसेज एज वेल एज ओवरऑल प्राइसेज। तो ये आपका जो है इन्फ्लेशन की बात करें तो अब गवर्नमेंट का रोल क्या है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मेन एरिया है जिस पे फोकस किया गया है कि दो थिंग्स विच हैव मेड इंडियन इकॉनमी वेरी वेरी वोलाटाइल, यानी जिन सब चीज़ों के कारण भारत में जो महंगाई की दर क्या होती है, ज़्यादा प्रभावित होती है, तो वहाँ पे काम करना। एक है फूड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एनर्जी।
अब एनर्जी का जो दो मेन सोर्स है, क्रूड ऑयल और मेनली कोल है आपका, कोल भी इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज एज पर द सर्वे 55% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस यूजिंग कोल एंड इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल। क्रूड ऑयल 80% हम इंपोर्ट करते हैं और इसका प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे काम करना है, वी हैव टू फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के नए स्रोत पे काम करना है। एंड रिगार्डिंग दैट गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी वेरी एग्रेसिव। एनर्जी के नए स्रोत पे काम करे, जैसे सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, यूजिंग एथेनॉल मोर एंड मोर ग्रीन हाइड्रोजन। और गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि 2000 तक, बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट ग्रोथ, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन ग्रोथ, एंड बाय 2070 इंडिया विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन एमिशन, जीरो लेवल पे आएंगे, हम लोग लाएंगे लॉट्स ऑफ। एंड दूसरा, जब बात करें फूड की, yes it is true कि इंडिया is largely depending on monsoon even today, but our agriculture has to be more resilient। जो बढ़ता हुआ जो समय है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर पे we will have to work very honestly, we have to make our agriculture more resilient। नए जो है बीज का आविष्कार करना होगा, जो बढ़े हुए टेम्परेचर में भी प्रोडक्शन उनका अच्छा हो। साथ साथ दे कैन बी यूज इवन द सप्लाई ऑफ वाटर इज लो। अब वो सब मिलेट में तो है ही, आप देखते होंगे। तो दीज आर द चैलेंजेस एंड द आउटकम, जो आपका आउटलुक है वो भी बताया गया है। आई होप कि थर्ड चैप्टर इज क्लियर। तो टुडे आई विल डिस्कस ओनली 3 चैप्टर्स, टुमारो अगेन आई विल डिस्कसिंग 3 more chapters। तो join me at the same time 8 o'clock for the second class of economic survey। I hope you have enjoyed the class। Thanking you on behalf of ICRAIS, please join us tomorrow 8 p.m. at ICRA platform. Till then, it's a goodbye and good night as well.